लेट्स स्टार्ट बच्चों। हम बात आज हमें 6th लेक्चर, टुडेज डेट इज 2nd of Feb, और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल YDSC एक्सपेरिमेंट तो हम समझ गए, थोड़ा हम इसके आगे बढ़ेंगे कि क्या 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 चेंजेस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है, एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। इसका नाम है ज्योमेट्रिक पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका क्या असर होता है हमारे YDSC एक्सपेरिमेंट में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों गौर से देखो कि हमने पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस से रिलेट किया था कि एक सर्टेन पाथ का डिफरेंस एक सर्टेन फेज का डिफरेंस रिलेट करता है। तो मान लीजिए अगर कोई बॉडी एयर में जाता है, अगर मान लो कोई बॉडी एयर में ट्रेवल करता है, तो एयर के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड क्या होती है? सी। एयर के अंदर क्या होता है? उसका स्पीड क्या होता है? सी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वही किसी मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? वी। अगर, क्योंकि आप जानते हो कि हर मीडियम का एक अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर मीडियम का एक अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप भी जानते हो क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सी बाई वी। तो अगर मैं ये कह दूं कि मेरा वेलोसिटी जो हो जाता है वो c बाई म्यू हो जाता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। यानी कि मेरा मीडियम की स्पीड कितना हो गया? c बाई म्यू। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर एयर में मेरा स्पीड c था, तो किसी मीडियम में मेरा स्पीड क्या हो गया? c माइनस c बाई म्यू। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बात समझो कि मान लो कि ये थिकनेस है कुछ, ये कुछ डिस्टेंस है x। ठीक है, कोई डिस्टेंस क्या है? x। क्लियर है? अब x की बात करोगे, अगर x की बात करोगे तो कितना होगा? c इंटू टी। x इक्वल टू कितना होगा? c इंटू टी होगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप मीडियम में की बात करोगे, मीडियम की बात करोगे, तो मीडियम का ये थिकनेस कितना होता है? लेते हैं टी। तो t इज इक्वल टू, यानी थिकनेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पीड something thickness will be equal to what? Speed into time, यानी c by mu, c by mu into कितना हो जाएगा? into time। ठीक है, अगर मैं थिकनेस को कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट कर लूं, d लिख देता हूं, मैं d लिख देता हूं, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c by mu into t। मैं बस कहना चाहता हूं कि आप मीडियम को कंपेयर करो एयर से। क्लियर है? एयर से। तो बच्चों याद रखिएगा इस x डिस्टेंस को, ये जो मेरा x डिस्टेंस है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक पाथ। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक पाथ। एयर में जो डिस्टेंस कवर कहता है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ये सोचा गया कि अगर उतने ही टाइम में, अगर ये सोचा गया कि उतने ही टाइम में अगर ये उतने ही टाइम में अगर ये ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर कंपैरिजन किया गया, यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि टाइम मान लीजिए दोनों का सेम है, सेम टाइम में अगर एयर और मीडियम से क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर इसको देखा जाए तो हमने देखा कि d इक्वल्स टू क्या है? c बाई म्यू इंटू टी। अगर मैं t इक्वल्स टू यहां पे लिखूं, t इक्वल्स टू कितना हो गया? d बाई सी डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है? और यहां पे t इक्वल्स टू कितना है? t इक्वल्स टू कितना है? x बाई सी। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों केस में टाइम को इक्वेट कर दूं, तो क्या आ रहा है? d बाई सी डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू x बाई सी। ये c और c क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब अगर हम गौर से देखें, या मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को वेव थोड़ा सा मैं रिकॉल अगर करवा दूं, मैं अगर इसको इतना मेहनत करने के बजाय मैं थोड़ा एक शॉर्टकट में जाता हूं, आपने बहुत लंबा मैंने कर दिया इसको, तो मैं आपको फिर से आता हूं यहीं पे। ठीक है, टॉपिक पे आप फिर से देखो। मैं आपको पहले दो दो डेफिनेशन बता देता हूं, क्योंकि आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन बता दो तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा ज्योमेट्रिकल पाथ का, ये ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है? ठीक है, तो मैं ज्योमेट्रिकल पाथ का अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो लिखता हूं, इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as distance or path length in air।
इन एयर। बोलो क्लियर है बच्चों क्या? यानी मैंने कहा कि इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस और पाथ लेंथ इन एयर। बच्चों एक बात बताओ कि मीडियम में जब वो पास करेगा तो क्या उसका स्पीड कम नहीं हो जाएगा क्या? अगर वो स्पीड कम हो जाएगा तो क्या मीडियम में ट्रेवल करने के लिए क्या उसको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्या? मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों। इसको इस तरीके से देखो, बच्चों कि मान लेते हैं कि ये मेरा डिस्टेंस क्या है, x है। ये मेरा डिस्टेंस कितना x है? जस्ट वेट, मैं एक सिंपल सा एक assumption देता हूं, यहां थोड़ा समझने वाला चीज, ये समझ गया टॉपिक में दम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, पहला वाला डिस्टेंस क्या है, x है, और मैंने उतने ही डिस्टेंस पे क्या कर दिया है, मीडियम फिल कर दिया है। यानी मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस उतना ही रखा है लेकिन मीडियम को फिल कर दिया है। समझो बात को, मैंने उतना ही डिस्टेंस फिल किया है लेकिन मीडियम को फिल कर दिया है। मेरा पॉइंट क्या है कि आप ऐसा समझो कि पहले वाले से अगर आपको कोई टाइम दे दे, अगर आपको पहले वाले से आपको क्या दे दे कि टाइम दे दिया, कितना x इक्वल्स टू कितना है c/t, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, टाइम इक्वल्स टू कितना ट्रेवल कर रहा है, x/c। मैं अगर सिंपल सा बात करूं कि इतने ही टाइम में मीडियम में कितना ट्रेवल करेंगे हम लोग, मीडियम में ट्रेवल कितना करेंगे, अगर इसको निकालना हो तो मैं अगर लिखूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड for same time in the medium कितना होगा अगर निकालूं, अगर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा, कितना है, c/μ है। क्लियर है, स्पीड कितना है, c/μ है, और टाइम कितना है मेरे पास, x/c है। बोले क्लियर है क्या? तो मेरा जो एक नया टर्म आता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ये ऑप्टिकल पाथ क्या होता है बच्चों, मैं आपको इसका भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, दो चीजें मेरे पास आती है, ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ। मैं दोनों का डेफिनेशन लिखवाता हूं फिर कंपेयर करता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। ऑप्टिकल पाथ देखते हैं। it can be defined as effective path difference, effective path covered by light through the medium। ऑप्टिकल पाथ को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से, या कुछ भी लिख सकते हो, z भी ले सकते हैं। z इज इक्वल टू होता है म्यू इनटू थिकनेस ऑफ द मीडियम, क्या है यहाँ पे, t। क्लियर है क्या, z इक्वल्स टू म्यू इनटू थिकनेस ऑफ द मीडियम t। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूं, मैंने जो समझाने की कोशिश की मैं बताता हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई लाइट अगर एयर में जा रहा है, तो एयर में मान लीजिए कि वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका ये जो पाथ लेंथ होगा इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। लेकिन अगर कोई लाइट अगर किसी मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, तो उस मीडियम में जब जाएगा उतने ही थिकनेस में, तो उस वक्त जो उसका पाथ कवर्ड होगा वो कितना होगा, म्यू इनटू टी। क्लियर है, म्यू इनटू टी। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो पाथ का लेंथ होता है वो किसी भी मीडियम में जाके क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर सिंपल सी बात समझो कि आप ऐसा समझो कि फेस तो चेंज होता ही रहेगा। अच्छा ऐसा बताओ कि अगर एयर में जाएगा तो जल्दी पास कर जाएगा, लेकिन अगर मीडियम में जाएगा तो टाइम लगाएगा पास करने में, तो ज्यादा टाइम लगाएगा तो पाथ का डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और कितना होगा, म्यू टाइम्स टी। मैं दो पॉइंट पे आ रहा हूं, एक है ज्योमेट्रिकल पाथ जो एयर की बात करता है, दूसरा होता है ऑप्टिकल पाथ जो किसी मीडियम की बात करता है।
कितना होता है, म्यू टाइम्स होता है। आपको इतना ही अगर इंफॉर्मेशन क्लियर है, फिर अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने को पाथ डिफरेंस वाले फंडे पे फिर से जाना पड़ेगा और पूरा डिराइव करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए शॉर्ट में बता दिया हूं आपको यहाँ पे कि एक मीडियम में अगर थिकनेस टी है तो किसी एयर में थिकनेस टी है तो मीडियम में क्या होगा, म्यू इंटू टी होगा। जल्दी इसको लिख लो आप एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। पहले लिख लो एक बार, फिर क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट नोट इट डाउन। मैं पूरे वेव में नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज इट वुड टेक टू लॉन्ग। हमें क्वेश्चन हमें उतनी की जरूरत नहीं है। दो लाइट कभी भी पास करता है तो उसका दो तरह का डिस्टेंस होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ टी होता है और ऑप्टिकल पाथ म्यू टी होता है। ठीक है, अगर एयर की बात करोगे तो म्यू का वैल्यू कितना होता है, 1। तो दोनों ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी मैं लिख सकता हूं इन एयर ज्योमेट्रिकल पाथ इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, पहला सवाल, सर इनफिक्स टाइम टी एयर में, फिक्स टाइम टी में ये एयर में x2 मीडियम टू, नहीं मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक काम करो इसको, अगर नोटेशन को ठीक करना हो तो मैं एक ही नोटेशन कर देता हूँ। थोड़ा नोटेशन ऐसा जो अपने को याद रहेगा। टी थिकनेस है मान लो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ, उसी टी थिकनेस में अगर ग्लास स्लैब लगा दिए हैं तो ये जो ऑप्टिकल पाथ होगा उसका वैल्यू कितना होगा, म्यू टाइम्स टी होगा। ठीक है, राघवेंद्र ने बोला है कि डायमेंशनरी फॉर्मूला सही है, बिल्कुल ठीक है। म्यू का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना राघवेंद्र, म्यू का कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता है, ठीक बात है बच्चों। इसके यूज पे हमको फोकस करना है। इसका जो यूज करेंगे हमारा बहुत क्लियर है कि मीडियम से जब जाएगा तो क्या होगा। हम इस पे अभी अभी आएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस टॉपिक पे। तो लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनुष्का मैंने बताया कि एयर में देखो होगा क्या, एयर में म्यू का वैल्यू कितना होगा अनुष्का, 1 होगा क्या? तो 1 का वैल्यू पुट करोगे तो दोनों एयर और मीडियम में दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, टी हो गया क्या? मैंने जेड नोटेशनली शो किया है ऑप्टिकल पाथ को। राघवेंद्र मैंने लिखा है ऑप्टिकल पाथ को जेड से रिप्रेजेंट किया। इट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि मैंने एक्चुअली एक्स और डी यूज कर लिया तो मेरे पास बचा नहीं था कुछ। ठीक है, अनुष्का आएंगे अभी, अनुष्का अभी आएंगे, पता चलेगा अभी। गो अहेड राघवेंद्र। सर z इज इक्वल टू म्यू टी है, z अगर पाथ हुआ तो उसका तो डिस्टेंस हुआ ना। जेड बिल्कुल डिस्टेंस हुआ, मीटर हुआ। तो सर म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का सेकंड हो गया। टाइम का सेकंड नहीं, गड़बड़ कर गए। टी बोले तो यहाँ पे थिकनेस है ग्लास स्लैब का, थिकनेस ऑफ मीडियम। क्लियर है राघवेंद्र? राघवेंद्र इज इट क्लियर? हम लोग वो गड़बड़ कर गए आप यूनिट में। ठीक है, टी होता है थिकनेस ऑफ मीडियम। चलिए, चलो बच्चों, अब हम एक बड़ा टॉपिक, क्योंकि हम अपने फिर से एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट मेरा क्या था, वाईडीएसई। एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट। तो हम उसमें एक हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। देखते हैं क्या होगा इसमें। बच्चों गौर से अगर देखो तो मैंने क्या किया है कि मैंने कंसिडर अ ग्लास स्लैब, of thickness T placed
near one slit. बच्चों गौर से देखो मैंने क्या किया, मैंने एक स्लिट के पास एक ग्लास स्लैब को रख दिया है जिसका थिकनेस कितना है, टी है. क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, याद करो थोड़ा सा. आपको याद होगा तो हम लोग दो सोर्सेज मानते थे, क्या था, एक था S1 दूसरा था क्या, S2. क्लियर है. और हम जानते थे कि हमारा पाथ डिफरेंस क्या हुआ करता था, पाथ डिफरेंस हुआ करता था डेल्टा एक्स. थोड़ा ये रिकॉल कर लो कॉन्सेप्ट को. डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता था, पी मान लो ये डिस्टेंस है तो क्या लिखते थे, S2P माइनस S1P. ठीक है. और याद करिए डेल्टा एक्स इक्वल्स टू S2P माइनस S1P इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, D साइन थीटा. क्या सबको याद आ रहा है क्या? अगर एयर नहीं रहता था, ये क्या था, इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब. इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब था ये, इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब, इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब. इज इट क्लियर? क्या ग्लास स्लैब जब नहीं होता था तो याद करो कि पाथ डिफरेंस सीधा सीधा क्या होता था, S2P माइनस S1P इक्वल्स टू क्या होता था, D साइन थीटा. याद आ रहा है क्या? अब मैं कह रहा हूं कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब क्या फर्क पड़ गया. तो S2P में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो S1P है उसमें दिक्कत आ गई है. S1P में दिक्कत क्या आ गया समझते हैं. तो S1P में हुआ यह है कि बीच में ग्लास स्लैब के आने की वजह से जो पाथ का एक्चुअल लेंथ होना चाहिए उतना अब लेंथ नहीं रहेगा. कि क्या होगा वो देखते हैं. तो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब अगर देखें, अगर स्लैब देखें, अगर क्या हो रहा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब जो देख रहे हैं, हमारा अब जो पाथ डिफरेंस अब आएगा वो तो S2P में तो कोई चेंज है नहीं, S2P तो वही रहेगा, माइनस S1P डैश हो गया, S1P डैश हो गया. अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये S1P डैश कितना है, S1P डैश में क्या है. तो मैं तो ऐसा कहूंगा कि मेरे को क्या है, पूरा का पूरा लेंथ ओरिजिनली मान लेते हैं पहले कितना है, S1P है. लेकिन जो इस ग्लास स्लैब की वजह से क्या चेंज आ रहा है, ग्लास स्लैब की वजह से चेंज ये आ रहा है कि जो पहले टी थिकनेस पास करना था वो अब कितना जा रहा है, अब म्यू टी डिस्टेंस जा रहा है. याद रखिएगा बच्चों, मीडियम में अगर आप देखोगे तो मीडियम के आने की वजह से क्या चेंज आ रहा है कि जो थिकनेस पहले टी था वो अब कितना हो गया है, म्यू टी. तो क्या हम एक्स्ट्रा पाथ लेंथ अगर देखें, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ देखें जो ऐड हो गया है इसमें, वो क्या ऐड हो गया है, क्या म्यू टी माइनस टी एक एडिशनल पाथ लेंथ ऐड नहीं हो गया क्या? आप बोलो. जो अब S1 से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो S1P तो नॉर्मल लेंथ है ही, लेकिन एक छोटा सा डिस्टेंस इस मीडियम की वजह से ऐड नहीं हो गया है क्या, म्यू टी माइनस टी. बोलिए, ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में का जो यूज है वो यही आ रहा है. अब गौर से देखो कि इस मीडियम के इंसर्ट करने की वजह से जो ये थिकनेस टी कवर करता वो अब ये म्यू टी कवर कर रहा है, यानी थोड़ा तो एडिशनल लेंथ आ गया. तो अब मैं बोलूं कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो S2P तो रहेगा ही रहेगा, माइनस S1P डैश की जगह क्या आ जाएगा, S1P प्लस म्यू टी माइनस टी. देखते हैं. तो अब अगर इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं क्या, S2P माइनस S1P इज माइनस म्यू टी माइनस टी. क्लियर है बच्चों? अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि S2P माइनस S1P का वैल्यू तो आप जानते ही हो कितना है, D साइन थीटा माइनस म्यू टी माइनस टी. क्लियर है? अब आप तो ये S2P माइनस S1P जो D साइन थीटा है, D साइन थीटा का भी तो आप जानते हो पूरा. D साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाता था, D tan थीटा हो जाता था. और D tan थीटा का वैल्यू भी आप जानते हो कितना होता था, dy बाई कैपिटल D होता था. तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि अब मेरा जो पाथ का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डेल्टा x इक्वल्स टू डी साइन थीटा की जगह लिख देता हूं dy बाई कैपिटल D माइनस म्यू टी माइनस टी.
इज दिस क्लियर? ये मेरा पाथ का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं कि बताओ मेरा सेंट्रल मैक्सिमा कहां होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मैं बात करूं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की खासियत क्या होती है कि मेरा पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। बाकी बातें बाद में, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा का मकसद होता है कि मेरा पाथ डिफरेंस क्या हो, 0। पाथ डिफरेंस 0 होने का मकसद है कि dy बाई कैपिटल डी मस्ट बी इक्वल टू म्यू टी माइनस टी। इसका साफ मतलब है कि जो y इक्वल्स टू होगा वो होगा कैपिटल D बाई स्मॉल डी इंटू टी, कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1। बच्चों गौर से देखो, जो पहले सेंट्रल मैक्सिमा 0 पे मिलता था, अब वो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करके किसी पोजीशन पे चला गया है, और वो पोजीशन कितना है, y इक्वल्स टू d बाई डी इंटू टी म्यू माइनस 1। इसका मतलब फर्क क्या हुआ है, जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहां होता था, अभी सेंट्रल मैक्सिमा उठ करके कुछ यहां चला गया है। तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा तो क्या पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट नहीं कर जाएगा क्या, उतना ही डिस्टेंस? क्योंकि फ्रिंज पैटर्न में तो कोई चेंज आना नहीं है। तो अगर आपका सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है तो क्या पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया क्या? इसीलिए इस टॉपिक का नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। बच्चों मैं चाहता हूं आप एक शुरू से एक एक लाइन समझ समझ के लिखो, टाइम लो, जो डाउट होता है वो पूछो, ठीक है? जो डाउट होता है वो पूछो, लेकिन आप जल्दबाजी किए बगैर लिखो इसको। बिना जल्दबाजी किए हुए लिखो, अंत में पूरे डाउट्स लूंगा मैं हर एक लाइन पे। मैं बोल रहा हूं कि पहले जो डिस्टेंस S1P था, इस मीडियम की वजह से वो S1P डैश हो गया है। S1P डैश में क्या फर्क है S1P से? तो नॉर्मल लेंथ तो है ही, लेकिन एक छोटा सा मीडियम की वजह से लेंथ ऐड हो गया है। कितना? म्यू टी माइनस टी। आनंद, मैं कह रहा हूं 2 केस लीजिए, केस 1 केस 2। कोई नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा था। 2 केस लीजिए, केस 1 केस 2। केस 1 में आप लीजिए इन एब्सेंस ऑफ एयर, केस 2 लीजिए इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब, और केस 2 लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब। आप गौर से देखेंगे तो S1P अब पहले की तरह नहीं रहा है, बस S1P में एक छोटा पार्ट ऑफ लेंथ ऐड हो गया है। इस ऐड होने की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा भी अब यहां से क्या हो गया, हल्का सा शिफ्ट कर गया है। तो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ही शिफ्ट कर गया है। कितना शिफ्ट किया है ये हमने निकाल लिया, y इक्वल टू डी बाई डी टी म्यू माइनस 1।
लिख लिया? डी बाई डी टी म्यू -1। हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर गया है, तो होल फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट। will be displaced fringe pattern will be displaced by d by d into t into mu -1। इतने ही डिस्टेंस से पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। I hope it's done. यानी फ्रिंज विड्थ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये बात भी लिख लीजिए। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पे कोई चेंज नहीं होगा, खाली पूरा पैटर्न शिफ्ट करेगा। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला में देख लो आप, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट करेगा, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े? अगर लिख लिया है तो एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे किए जाएं। गुड, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को देखें गौर से। आई जस्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड करेक्टली। एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो बस खाली। We have got very good. We have got 11 replies. उसमें 8 का आंसर सही है। सही है दीक्षा, अनुष्का नहीं, अनुष्का, वैष्णवी, अंजन सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 18 में से 14 लोग आंसर सही है अभी तक। आई होप जो मैंने अभी पढ़ाया है एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उस पर। सौरभ गड़बड़ है, आनंद गड़बड़ है। In Young's experiment, monochromatic beam, parallel beam of light is used to illuminate the two slits A and B. A और B से light आ रहा सिंगल कलर का। Interference fringes are observed on the slit, ठीक है। Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of coming slit, यानी just slit 1 के पास एक glass slab लगा दिया, तो जब अभिषेक सही है, राघवेंद्र सही है, तो ग्लास स्लैब लगा देंगे तो फ्रिंज विल डिसअपियर। क्यों? काय को डिसअपियर हो जाएगा? द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ये दोनों भी सरासर गलत है। अभी बताया कि ग्लास स्लैब लगाने से फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब क्या बचा? देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। बिल्कुल सही जवाब। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है तो हम लोग एक और
ज्योमेट्रिक डिस्टेंस में टी डिस्टेंस तो ऑप्टिकल डिस्टेंस में म्यू टी है तो हो जाएगा तो सेम टाइप। नहीं समझा मैं निधि, क्या पूछ रहे हो आप? सब लोग बाकी लोग अगला क्वेश्चन करो तब तक निधि आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, मैं अनम्यूट कर देना, पूछो निधि क्या पूछना चाह रहे हो? टाइम है, आप आराम से पूछो। हम बोल रहे कि अगर सेम थिकनेस का ही मतलब वो ग्लास स्लैब है तो अगर वो एयर में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो ऑप्टिकल मतलब मीडियम में म्यू एक्स ट्रेवल करेगा ना सेम मैं आपको टाइम में। समझाता हूँ यही निधि, होता इसका है पूरा फंडा समझाता हूँ। हुआ ऐसा, आपको लग रहा होगा कि मीडियम में ज्यादा कैसे हो गया, अगर मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ तो। निधि निधि अनम्यूट, निधि निधि आपका जो मेन सवाल यहाँ पे आ रहा है कि सर म्यूटी मतलब कि ज्यादा होना, मतलब पाथ का लेंथ बढ़ जा रहा है, सही बात है? यस सर। तो ज्यादा कैसे हो जा रहा है, मैं इसका इफेक्टिवली जवाब देता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप गौर से देखिए तो फेस का चेंज तो कंटिन्यूअसली होता ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, फेस तो चेंज बदलता ही रहेगा, वेव वेव है ना। तो हमको ऐसा देखना है कितना पाथ, ऐसा समझो कि मीडियम में कितना पाथ कवर करेगा कि वो सेम पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करे जो नॉर्मल एयर में कर रहा था। क्लियर है? यस सर। ना तो आप जानते हो कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सेम पाथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, है ना? यानी क्योंकि स्पीड मेरी क्या हो गई है, कम हो गई है, स्पीड मेरा कम हो गया है, तो मुझे क्या होगा, स्पीड कम होने की वजह से मुझे ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा टू टू प्रोड्यूस सेम पाथ का डिफरेंस। जो एयर पाथ का डिफरेंस 1 मिलीमीटर प्रोड्यूस कर रहा था नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमको अपने इस स्पीड से तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना टू प्रोड्यूस सेम पाथ डिफरेंस। यस सर। ठीक है, इसीलिए वो म्यू टाइम्स बढ़ जाता है। ये एक माना गया टर्म है कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? पोल में लॉन्च कर देता हूं, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, देख लो एक बार आप राघवेंद्र। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी होगा, हर चीज दिया हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन ना आ जाता है एग्जाम में और अब नहीं पढ़ के जाते हो तो नहीं बनता है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप खाली गिवन डेटा को ठीक से लिखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। किसी भी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इस तरह का, ये टॉपिक तो छोड़ के जाते हैं हम लोग, इसलिए कितना भी आसान दे दे आपसे नहीं बनता है। वेव ऑप्टिक्स का फियर इतना होता है, तो वेव ऑप्टिक्स में आप समझना पड़ेगा क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल आते हैं, बस आपको पढ़ के जाना है, वो पूरा दिमाग में होना चाहिए आपके। ट्वेल्थ में किसी एक टॉपिक का फियर होता है, वो यही है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का। आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन टफ नहीं होता है इसका। आप अगर कुछ करना चाहते हो गिवन डेटा को लिखने पे फोकस करो आप। हमारे पास अभी तक 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 3 लोगों का सही है, बाकी 3 का गलत है। सौरभ दोबारा ट्राई करो, वैष्णवी ठीक है। दिव्यांशु ठीक है, अभी तक 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है।
जो सब कुछ तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या शिफ्ट कितना होता है इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, y इक्वल्स टू कैपिटल D बाई स्मॉल d t इंटू म्यू माइनस 1। बोलो बच्चों। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं d बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 बाई स्मॉल d कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू मिलीमीटर कितना है अपने पास, मिलीमीटर है अपने पास, सॉरी t कितना है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू म्यू माइनस 1, और y का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अगर गौर से देखें तो ये लगभग 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर म्यू माइनस 1 की वैल्यू देखें तो ये 5 हो जाए 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो ये 10 टू दी पावर माइनस टू कैंसिल हो गया, माइनस 1 बचा, तो ये बच गया 2 बाई 10 यानी 0.2। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? यहां पे अपने को खाली सॉल्व करना था सही यूनिट में लेकर के। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो सही यूनिट में लेकर के खाली इसको सॉल्व करना था, खेल खत्म था क्वेश्चन में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है बच्चों तो अगला क्वेश्चन भी देख सकते हो। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ हो तो इससे क्वेश्चन नहीं छूट सकता आपसे। थोड़ा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। इट्स 10% लॉजिक एंड 90% फॉर्मूला। देखते हैं निधि। ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। राघवेंद्र का एक आंसर आया है, निधि का, दोनों का आंसर सेम है। देखते हैं, पोल लॉन्च किया हुआ है मैंने। ठीक, वेरी गुड। कोई समझाना सकता है, लॉजिक समझाना चाहता है क्या कि ये क्या कह रहा है ये? निधि, वेरी गुड। निधि मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए निधि।
फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी, बिल्कुल और सही। इस केस में होता है डी टी बाई डी इंटू म्यू माइनस वन, हाँ, यानी लैम्डा के जगह पे टी आपने दोनों इंटू म्यू इक्वेट कर माइनस दिया, वन आ गया। आपने यस दोनों इक्वेट कर दिया है। क्या निधि ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो यही कह रहा है क्या कि जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले मैक्सिमा था, शिफ्टिंग के बाद भी वो मैक्सिमा ही रह जा रहा है? यस सर। तो क्या वो ऐसा कह रहा है क्या कि जो मेरा फ्रिंज विड्थ है ये, या मैं ऐसा कहूं कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस जो हुआ है वो कुछ n टाइम्स ऑफ बीटा हुआ है? यस सर। यानी कुछ जो भी हो वो n टाइम्स ऑफ डी लैम्डा बाई डी हो गया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना हो, लेकिन ये मिनिमम केस की बात कर रहा, तो मिनिमम केस के लिए n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 1। तो क्या यही कंडीशन था क्या, बोलिए तो? यस सर। बच्चों क्या सबको ये क्लियर है? क्या बोल रहा है कि मैक्सिमा का रह जा रहा है मैक्सिमा, इसका मतलब कि जो शिफ्ट हो रहा है वो या तो डी लैम्डा बाई डी हो रहा है, या तो 2d लैम्डा बाई डी हो रहा है, तो 3d लैम्डा बाई डी हो रहा है। मैंने बोला मिनिमम केस यानी डी लैम्डा बाई डी। अब y का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल D बाई स्मॉल d, t इंटू म्यू माइनस वन इक्वल्स टू d बाई डी लैम्डा। तो कितना आसान सवाल है, अगर लॉजिकली आप देखो तो कितना इजी क्वेश्चन है। अब गौर से देखो, t इंटू म्यू माइनस वन कितना हो जाएगा? 0.5 बाई लैम्डा, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 0.5 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। क्या ये क्वेश्चन इजी नहीं था क्या? बोलिए। Am I making this clear to all of you? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ आप बोल दो, कुछ जिंदा हो कि नहीं, एटलीस्ट से एटलीस्ट यस ऑन चैट। समझ आ रहा है कि समझने दिक्कत है, पूछ लो कुछ। नेक्स्ट वीक से वी आर गोइंग विद ऑफलाइन, तब ऑफलाइन में तुम लोगों से मैं हाँ वहाँ करवाऊंगा। चलो हाँ 7 से ऑफलाइन हो जाएगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ जाएंगे, नहीं आएगा फिर भी ऑफलाइन चलेगा क्लास, सारी क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगी 7 से। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। और कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो दोनों में कोई ग्लास स्लैब लगा देंगे तब क्या होगा? दोनों में ग्लास स्लैब लगा देंगे, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देना खाली बस। मैं कह रहा हूं बच्चों कि मान लीजिए कि ऊपर में हमने लगा दिया, एक लगा दिया है T1 और μ1 का, नीचे लगा दिया है T2 और μ2 का। क्लियर है? T1 और μ1 और T2 और μ2, दो ग्लास स्लैब मैंने लगा दिए ऊपर। ठीक है, अब ये मेरा सोर्स क्या है? S1 है, और ये मेरा सोर्स कितना है? S2 है। क्लियर है? और ये मेरा पॉइंट कितना है? P है। तो अगर मैं कहूं कि इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब्स, इन केस 1 लेता हूं, केस 1, in absence of glass slabs, in absence of glass slabs, तो इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब्स में देखें अगर, तो केस 1 तो क्या लिखेंगे हम लोग? जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सीधा सीधा होगा S2P माइनस S1P इक्वल्स टू कह सकते हैं D साइन थीटा, या इक्वल्स टू कह सकते हैं D इंटू वाई बाई कैपिटल D। क्लियर है? डी वाई बाई कैपिटल D। केस 1 हो गया। केस 2 लेते हैं, केस 2, in presence of glass slabs, in presence of glass slabs, जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? S2P डैश माइनस S1P डैश। क्लियर है? अब दोनों का पाथ लेंथ सेम नहीं रहेगा, दोनों चेंज होगा बिल्कुल। अगर मैं S2P डैश को बोलूं तो S2P डैश में चेंज क्या आ रहा है? तो S2P रहेगा प्लस T2 इंटू μ2 माइनस 1 हो जाएगा। और अगर S1P डैश की बात करूं
तो क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? तो अगर मैंने यहां देखा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू S2 P डैश माइनस S1 P डैश, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? S2P प्लस T2 mu2 माइनस 1 माइनस S1P प्लस T1 mu1 माइनस 1। क्लियर है? तो अब पाथ डिफरेंस देखें तो S2P माइनस S1P हो जाएगा, S2P माइनस S1P हो जाएगा, प्लस T2 mu2 माइनस 1 माइनस T1 mu1 माइनस 1। क्लियर है? अब यहां पे आप देखिए पाथ डिफरेंस में देखिए कि आपको पाथ डिफरेंस तो क्लियर है, ये कितना है? dy बाई कैपिटल D प्लस T2 mu2 माइनस 1 माइनस T1 mu1 माइनस 1। क्लियर है? बच्चों गौर से देखो यहां पे, अगर मैं बोलूं कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप भी जानते हो कि पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर जीरो करेंगे हम लोग तो अपने आप देखिए क्या आता है। पाथ डिफरेंस 0 करने का मतलब हो जाएगा कि ये वाला इक्वल टू 0 होगा। तो अपने आप देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, इक्वल 0, तो दूसरे साइड क्या आ जाएगा? T1 mu1 माइनस 1 माइनस T2 mu2 माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D। तो फाइनली जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? d बाई स्मॉल d T1 mu1 माइनस 1 माइनस d बाई d T2 mu2 माइनस 1। क्लियर है क्या? दैट इज द फाइनल। ठीक है, दैट इज द फाइनल थिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो केसेस मैंने लिए हैं यहां पे, आप लोग एक बार साफ साफ लिख लो, कोई फर्क नहीं है। पहले d बाई डी टी म्यू माइनस 1 था, अब T1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस डी T2 म्यू 2 माइनस 1 हो गया। खाली इतना ही फर्क है खाली। अब जल्दी से साफ साफ लिख लो, क्वेश्चन 2 कर लेंगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक। ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। एक समझ में आ गया तो दूसरा क्लास लेवल वाला भी साथ साथ समझ में आ ही जाएगा। खाली बस इतना याद रखना, ऑप्टिक ये मीडियम में पास होने की वजह से पाथ लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है? T इंटू म्यू माइनस 1। क्यों? क्योंकि उसके तरफ पहले T था, अब म्यू T हो गया, तो एडिशनल लेंथ कितना हो गया? म्यू T इंटू म्यू माइनस 1। सिद्धांत आ रहा है समझ में?
नितिन हैंड रेस क्या है? बोलने दी, अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ निधि बोलिए। सर वो पहले का हैंडल। चलो फॉर्मूला में क्या ऐड हुआ है? पहले वाला था ही डी बाई डी टी म्यू माइनस वन, नीचे वाला की वजह से जो हो जाएगा वो थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेट्स सी। जल्दी लिख लो बच्चों। तो इसमें भी सेम काम होना है, शिफ्टिंग होनी है, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होना, खाली पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट ऊपर या नीचे होगा। अब खुद देख लो कि अगर ये पॉजिटिव आएगा, अगर सिंपल सी बात है कि अगर मेरा T1 इंटू μ1 माइनस 1 अगर ज्यादा होगा T2 इंटू μ2 माइनस 1, तो शिफ्ट क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट होगा। पूरे पैटर्न का क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाए, तो कोई शिफ्ट नहीं होगा, नो शिफ्ट। और अगर लेस देन होगा T2 μ2 माइनस 1, तो क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इज दिस क्लियर? लिख लिया बच्चों? अगर लिख लिया तो सब लोग क्वेश्चन भी अगला करो, सब लोग क्वेश्चन करो अगला, विदाउट वेस्टिंग टाइम। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। डबल स्लिट वाला भी एग्जाम में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। और अगले दिन हम डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। डिफ्रैक्शन 2 लेक्चर, पोलराइजेशन 1 लेक्चर। ऐसे मैंने बोला 1500 को ज्यादा नहीं हो गया? माइक्रो मिलीमीटर में होगा तो ठीक है, फिर भी 1.5 मिलीमीटर अंजन ने लिखा। आई थिंक आपका भी वही है वैष्णवी, लेकिन वो मिलीमीटर में है।
आपने सिर्फ कैलकुलेट किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया उसको। ठीक ही होगा क्वेश्चन, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्या पूछा? आपसे शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न पूछा, वाई निकालना है आपको। ठीक है राघव, मिलीमीटर लिख दो उसको उतना। y इक्वल्स टू कैपिटल D बाई स्मॉल d, t इंटू, सिंपल सी बात है, t1 इंटू म्यू 1 माइनस 1, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 t1 इंटू म्यू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 1। कैपिटल D बाई स्मॉल d कितना हो गया? 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 1 by 2 into 10 to the power minus 6. Just solve it. मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है, ये कट जाएगा। क्या बचेगा? 2 minus 1 by 2 into 10 to the power minus 3 मीटर। मैं लिख सकता हूँ इसको मिलीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 2 minus 0.5 कितना हो जाएगा? 1.5 मिलीमीटर। Is this clear to all of you? क्या ये सबको क्लियर है? 1.5 रिया, कुछ गलत लिख दिया आपने, टाइपिंग एरर है आपका। समझ में आ गया सबको? एक स्लैब, दो स्लैब, कुछ भी आ जाए बन जाएगा ना। एक स्लैब, दो स्लैब आ जाए, एक स्लैब आ जाए डी बाई डी टी म्यू माइनस 1, दो आ जाए तो डी बाई डी t1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस t2 म्यू 2 माइनस 1, खत्म। क्लियर है? ओके बच्चों, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो और छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं, जिसको खत्म करना जरूरी है अपने को। एक है YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस, और एक है एक अगला पार्ट हमारा आता है, वो आता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। दोनों चीजें हैं, बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, कुछ नहीं कंफ्यूजन होगा उसमें। ये टॉपिक जानना जरूरी है, एग्जाम में हमको छोड़ के नहीं जा सकते उसको। तो बच्चों मान लीजिए कि अभी तक हम क्या मान रहे थे? अभी तक हम मान रहे थे कि जब दोनों लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं स्लिट्स पे, वो दोनों क्या हो रहा है? पैरेलल आ रहा है, या पैरेलल नहीं भी आ रहा है तो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। लेकिन मान लीजिए बच्चों कि अगर YDAC में ऑब्लिक इंसिडेंस हो, ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब कि मान लीजिए किसी एंगल से ये आ रहा हो, मान लिया कितना, थीटा नॉट, किसी एंगल से ये फॉल कर रहा होगा। तो जब एंगल से फॉल कर रहा होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें एक पहले से ही पाथ का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। याद करिए, इसी को कहते हैं पाथ का डिफरेंस। पहले से ही एक पाथ का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, डी साइन थीटा नॉट। बाद में तो होगा, लेकिन पहले भी एक पाथ का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा नॉट। और आपको पता है, अगर मान लीजिए कि आप किसी वाई डिस्टेंस पे चेक करना चाह रहे हो, किसी थीटा एंगल पे चेक करना चाह रहे हो, थीटा मेरा क्या है? एंगुलर पोजीशन है। थीटा एंगल पे चेक करना चाह रहे हो, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा? डी साइन थीटा। यानी एक बात अगर गौर से देखो तो ऊपर वाले और नीचे वाले वेव में क्या पाथ का डिफरेंस कुल मिलाकर के ये दोनों का सम नहीं हो गया क्या? ये जो बनाना शेप दिख रहा है आपको, क्या ये पूरे पाथ का लेंथ नहीं है क्या? डिफरेंस नहीं है क्या? बोलो, बताओ बच्चों, यस और नो कहो। क्या दो पाथ का डिफरेंस ऐड हो गया क्या? क्या टोटल पाथ डिफरेंस अगर दोनों लाइट रेज के बीच में कहें तो कैसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा नॉट? तो अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ कि पाथ डिफरेंस यानी सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा, मैं लिखूंगा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की खासियत ही है कि पाथ डिफरेंस 0 हो। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा x मस्ट बी इक्वल टू 0। पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0।
तो क्या इस हिसाब से नहीं आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0? तो क्या इससे ये नहीं आ गया क्या कि जो थीटा है वो मस्ट बी इक्वल टू माइनस थीटा नॉट? यानी अगर 10 डिग्री से फॉल कर रहा है तो -10 डिग्री पे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। तो क्या फिर से ये नहीं कह सकते कि फर्क क्या पड़ा है? फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं पड़ा है, खाली फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर गया है। फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड, फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड। इतना ही फर्क आया है और कोई फर्क नहीं आया। बोलिए, क्या ये सबको क्लियर है? क्या YDAC विद ऑब्लिक इंसिडेंस क्लियर है? क्या खाली फर्क क्या पड़ा है? सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ना होकर के कहीं और होगा, और माइनस में है तो ऑब्वियसली ये जो दिख रहा है आपको ये कहीं यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई है? YDAC विद ऑब्लिक इंसिडेंस लिखते चलो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एग्जाम में कभी रैंडम सवाल भी आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको पूरे नंबर दिलवा देगा। एंड आई एम मेकिंग दिस क्लियर कि आज के जो टॉपिक्स है पूरे के पूरे वो प्रॉपर सिर्फ जेईई नीट के सिलेबस के लिए, बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा नहीं था इसमें, कोई भी टॉपिक अभी बोर्ड्स का नहीं आज पढ़ा है। आज कल हम लोग डिफ्रैक्शन जब शुरू करेंगे उसमें सब कुछ जो होगा वो बेसिक्स होगा। इंटरफेरेंस में मैंने बस आज का लेक्चर ऐसा स्पेशली दिया है जो क्लियरली फॉर जेईई था, बाकी सब बोर्ड्स के लिए था। ये टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे जो आज पूरा टॉपिक पढ़ाया मैंने। शुरू करते हैं स्लैब से। स्लैब से शुरू करते हैं। स्लैब, ऑब्लिक इंसिडेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस नहीं दिया, टर्म्स यूज किए हैं पर कुछ दिया नहीं है। क्या ये क्लियर है आपको? क्लियर है तो लिख लीजिए आप। या वन मोर टॉपिक टू गो। किसी एंगल पे अगर इंसिडेंट करेंगे तो फर्क इतना ही पड़ेगा कि फ्रिंज पैटर्न की शिफ्टिंग हो जाएगी। हुआ? लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों। बच्चों थिन फिल्म इंटरफेरेंस देख लेते हैं, थोड़ा यहां पे देख लेते हैं हम लोग। बच्चों मान लीजिए कि कोई थिन फिल्म है। थिन फिल्म का समझते हो? मतलब ऑयल का एक छोटा सा लेयर हो गया वगैरह ऐसा कुछ है। और मान लीजिए कि आपने कोई लाइट को इंसिडेंट किया तो लाइट एक क्या होगा, एक फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वन, और एक हो सकता है कि नीचे वाले सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट हो। ठीक, नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो। अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा, जो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा, पाथ का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2D। बोले क्लियर क्या? पाथ का डिफरेंस अगर मान लीजिए ये किसी मीडियम में जा रहा है तो क्या लिख सकते हो? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 इंटू म्यू इंटू डी। बोलिए क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूं कि मेरा पाथ का डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच में? म्यू इंटू डी हो गया क्या? बोलिए। रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? एक मैं कह रहा हूं कि पहला वाला जो आया वो यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया और दूसरा वाला आया यहां से रिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर है? तो दोनों के बीच एक क्लियर कट एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या ट्रेवल हो रहा है ये? अब ये मान लेते हैं विड्थ कितना है, ये विड्थ मान लेते हैं डी है। मेरा विड्थ कितना है? डी है। लेकिन ये तो ज्योमेट्रिक पाथ है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो क्या ये म्यू इंटू डी नहीं हो जाएगा क्या?
बोले बच्चों, क्या पाथ डिफरेंस टोटल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच में क्या 2 इंटू म्यू इंटू डी नहीं होगा क्या? बोलिए बच्चों। मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं इसके बारे में। यहां से यहां अगर देखोगे तो लाइट रेयरर टू डेंसर जा रहा है, और यहां पे लाइट डेंसर टू रेयरर जा रहा है। क्लियर बच्चों? पहला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाते वक्त हो रहा है, और दूसरा जो हो रहा है वो डेंसर टू रेयरर में हो रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि व्हेन लाइट is reflected back from denser medium, अगर लाइट कभी भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक करती है, जैसा पहला केस में है, फ्रॉम डेंसर मीडियम its phase changes by pi and path differs by lambda by 2। यानी अगर बच्चों मैं बात करूं यहां पे, याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपका रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वहां पे अपने आप एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ जाता है। तो यहां पे भी अगर आप टोटल पाथ डिफरेंस देखोगे तो ये 2d म्यू तो है ही, इन साथ में एक और क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। इज दिस क्लियर? क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। अगर मैं बोलूं कि अब फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दो वेव्स हैं, देखो होता क्या है कि मीडियम में जब लाइट पास करता है तो एक रिफ्लेक्टेड होता है और एक रिफ्रैक्टेड वाला आता है। दोनों के बीच जो सुपरपोजिशन होता है इसी को कहते हैं हम लोग थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब मेरे पास दो लाइट है, एक रिफ्लेक्टेड वाला और एक रिफ्रैक्टेड वाला, इन दोनों के बीच सुपरपोजिशन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए मुझे? फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस कह सकते हैं, इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? 2d म्यू प्लस वेवलेंथ बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? 2d इंटू म्यू इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। पहला केस बच्चों, केस 1 है ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस, ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जनरल तरीके से। जनरली में आपको कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा आता था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? एन माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। रीजन समझ लो, एक फेज का डिफरेंस बीच में क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एन माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 2d म्यू या एन प्लस 1 बाई 2 लैम्डा भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू एन प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, और ये प्लस में भी कितना है? लैम्डा बाई 2 है। तो ये 1 बाई 2 वाला खत्म हो जाएगा। फाइनली क्या आ रहा है? 2d म्यू इक्वल्स टू एन लैम्डा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 2d म्यू का वैल्यू n लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग में रखना है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जल्दी से इसको लिख लो। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपको, तो दिमाग में रखना है अपने को। कुछ क्वेश्चन इस पे मैं दूंगा आपको, बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन इसके लिए आपको।
बट स्टिल वैष्णवी क्या रिपीट करना है? वैष्णवी कहाँ डाउट है? बोलिए। स्टार्ट का जो था ना उस टाइम वॉइस लैग कर रहा था, कुछ ठीक है, आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, रिपीट कर, गौर से देखते हैं। मैंने बोला कि देखो लाइट को एक फिल्म समझते हो ना, एक पतला लेयर ऑफ लिक्विड, पतला लेयर ऑफ लिक्विड हमने उस पर इंसिडेंट किया, तो एक लाइट क्या हो गया कि उसके टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा लाइट क्या हो गया कि उसको अंदर मीडियम में चला गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ। अब 2 रिफ्लेक्टेड वेव जो है दोनों मिलेंगे कहीं, और दोनों मिल करके क्या करेंगे? सुपर इंपोज करेंगे। अब सुपर इंपोज जो कर रहा है, अब सुपर इंपोज की अगर आप बात करते हो तो सुपर इंपोजिशन होगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस क्या होगा। तो एक तो क्लियर कट दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड वाला होगा 2D म्यू डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, ठीक, आगे बढ़ जाएगा। और जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाला रेयरर टू डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर एक निधि आप खुद समझो कि फिल्म क्या होता है। फिल्म कभी एयर में नहीं होता ग्लास स्लैब की तरह, फिल्म किसी ना किसी सरफेस पे तो होगा ना, तो लोअर से भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, लाइट अपने पास से रिटर्न बैक कर जाएगा ना, ठीक है। ऊपर वाला तो अपने आप नेचुरल होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। देखो हर जगह लाइट 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। मैं कह रहा हूं एक ही लाइट के 2 पार्ट है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इस तरह सोचा, ये मत सोचिए कि 100% एक ही काम हो रहा है, ठीक है। अब गौर से देखते हैं कि पाथ डिफरेंस जो 2D म्यू था उसमें एक λ/2 ऐड हो गया ऊपर वाले की वजह से, क्योंकि ऊपर वाले में एक λ/2 का फेज डिफरेंस एडिशनल क्रिएट हुआ है। तो मैंने बोला टोटल पाथ डिफरेंस जो दोनों के बीच होगा वो 2D म्यू प्लस λ/2 होगा, क्लियर है। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए, लगा दिया, फॉर्मूला बन गया। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? n+1/2 लैम्डा होना चाहिए, λ/2 वाला फैक्टर खत्म हो गया, तो क्या बन गया? 2D म्यू इक्वल्स टू n लैम्डा। यानी 2D म्यू अगर n लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, और n माइनस या n+1/2 मिलेगा लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स एंड ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसी टॉपिक के साथ खत्म हो जाता है, और अब हमारे पास बचा है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, 3 लेक्चर्स और चैप्टर खत्म। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। Can leave the session, we will end the class. हमारे पास अब छोटे टॉपिक्स बचेंगे सर। यदि ऑफलाइन क्लास वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। सरस्वती पूजा का भी एक बीच में है, तो लेट्स सी, मैं इन्फॉर्म करूंगा।